माननीय कुलपति जी सर, मंच पर अवस्थित समस्त सम्मानित गण जी, सभागार में उपस्थित समस्त विदुषी एवं विद्वद्गण जी एवं मेरे प्रिय विद्यार्थी, कहते हैं कि दुनिया में शिक्षा के माध्यम से अलख जगाने वाले 4 महान विभूतियों को हम याद करते हैं, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से हम सभी लोगों का मार्गदर्शन किया है। उसमें सर्वप्रथम अल्बर्ट आइंस्टाइन जी आते हैं, उसके बाद विलियम शेक्सपियर आते हैं और उसके बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी आते हैं और तत्पश्चात हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आते हैं। अगर हम भारतीय परिवेश में ध्यान दें तो महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने राष्ट्रभाषा दी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमें राष्ट्रगान दिया। खेल जगत में श्री मिल्खा सिंह और पीलाउला कंडी थे के परमवीर ऊषा यानी पीटी ऊषा जी ने देश का नाम रोशन किया। अगर हम संगीत के क्षेत्र में देखें तो भारत कोकिला स्वर सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी के गायन से हम सभी लोग मंत्रमुग्ध हुए। और अगर शिक्षा जगत की हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने हम सभी लोगों का मार्गदर्शन किया है। क्योंकि आज हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन वृत्तांत पर चर्चा करने के लिए यहाँ बुलाया गया है, तो हम उन्हीं के बारे में संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, दर्शन शास्त्र विषय के आचार्य थे, निष्ठावान पद प्रदर्शक थे, दर्शन शास्त्र विषय के तत्वज्ञ थे, मर्मज्ञ थे, विशेषज्ञ थे। दर्शन शास्त्र विषय के लेखन में उन्हें वैशारद्य प्राप्त था और दर्शन शास्त्र विषय की शब्दावलियों के वह भंडागार थे। ऐसे महान विभूति का आज हम मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनका जीवन दर्शन हम सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। जैसा प्रोफेसर पांडे जी ने बताया कि आज 5 सितंबर 1888 में उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी जो तत्कालीन मद्रास था, आज चेन्नई है, उससे 75 किलोमीटर दूर तिरुतनी नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। सर्वपल्ली उनके पूर्वजों के गांव का नाम था, जो कि उन्होंने अपने नाम के पहले जोड़ा था। उनके पिताजी वीर स्वामी जी भी जोड़ते थे और उनके पूर्वज भी जोड़ते थे। बहुत लंबी गाथा है, लेकिन संक्षेप में बताना चाहेंगे कि 1904 में उनकी शादी शिवा कामू जी से होती है और उसके बाद 1906 में क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1908 में उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से ही एमए फिलॉसफी में प्रथम श्रेणी में पास किया। दर्शन शास्त्र उनका एक ऐसा विषय था कि उनके लिए पढ़ाने के लिए वो हंसता मलक मत था। क्योंकि क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया था, इसलिए अंग्रेजी भाषा पर भी उनका अधिकार। 1908-9 के बैच में ही अप्रैल 1909 में उनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में दर्शन शास्त्र विषय में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में हो गया। वो जब पढ़ाते थे तो विद्यार्थी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वो कहते थे, विद्यार्थी कहते थे कि सर मुझे ये बताइए कि आप किस विदेशी विश्वविद्यालय से आपने अध्ययन किया है। राधाकृष्ण जी कहते थे, मैं कभी विदेश पढ़ने नहीं गया, लेकिन मैं पढ़ाने अवश्य जाऊंगा। शायद धनाभाव के कारण कभी उन्होंने पीएचडी की डिग्री नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन उनके अतुलनीय क्रियाओं के कारण, अतुलनीय योगदान के कारण दुनिया के मानद विश्वविद्यालयों ने उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से लाद दिया। 1909 में जब वो पढ़ाना शुरू किए प्रेसिडेंसी कॉलेज में, उनकी पढ़ाने की गूंज जो है वो आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी, कर्नाटक तक पहुंच गई। उसमें महाराजा कॉलेज मैसूर बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज था। उसके प्रबंध तंत्र का जो प्रबंध देखते थे उस समय सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी देखते थे। विश्वेश्वरैया जी को जब पता लगा
कि डॉक्टर राधा कृष्णन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो राधा कृष्णन को उन्होंने आमंत्रित किया। 1918 में महाराजा कॉलेज मैसूर को ज्वाइन करते हैं और वहां भी वही हालत। वहां पर एक से एक विद्वान लोग थे, दिग्गज प्रोफेसर थे। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी जी थे, डॉक्टर वाडिया जी थे, डॉक्टर शाह जी थे। उन सब के बीच में इनका जो परफॉर्मेंस था, इनका जो निष्पादन था, वो अलग ही था। एक समय ऐसा आया जब इनके पढ़ाने की शैली, विषय पर अधिकार पूरे भारत में गूंजने लगी और वो कलकत्ता विश्वविद्यालय तक पहुंच गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर उस समय सर आशुतोष मुखर्जी जी थे। आशुतोष मुखर्जी जी ने आमंत्रण भेजा कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आइए, क्योंकि आशुतोष मुखर्जी भी ऐसे रत्नों को तलाश करके अपने विश्वविद्यालय में बुलाते थे। उस समय डॉक्टर सीवी रमन साहब जी नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। इसके अलावा प्रोफेसर शाह जी पढ़ाते थे और 19 शुरू इतना बढ़िया लिखते थे। यहाँ पर दर्शन शास्त्र के मनीषी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि जो दर्शन शास्त्र विषय का बाइबल है वो इंडियन फिलॉसफी है। इंडियन फिलॉसफी 1923 में ये लिखते हैं, वो प्रकाशित होती जो 2 वॉल्यूम में है। और वह इंडियन फिलॉसफी भारत हिंदी पूरी दुनिया में गूंज बजाने लगी। उनकी पताका यूं फहराने लगी कि विदेशों से आमंत्रण आने लगा। 1926 में उनको जो है 2 जगह आमंत्रित किया गया। पहले जो है वो रॉयल एम्पायर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में, और दूसरा जो है मैसाचुसेट्स स्टेट की राजधानी बॉस्टन में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर बुलाया गया और दोनों जगह वो गए। जब हार्वर्ड में यानी अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर दे रहे थे, ये 1926 की घटना है, तो लोग ये समझते थे कि शायद दूसरी बार स्वामी विवेकानंद जी अवतीर्ण हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। धीरे धीरे उनकी कीर्ति बढ़ती गई। 1929 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय बनाया गया। 1931 में आंध्रा विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम वाइस चांसलर बनाया गया और 1931 से लेकर 1936 तक 5 वर्ष तक आंध्रा विश्वविद्यालय का जो विकास किया है आज भी देखने लायक है, क्योंकि 1926 में आंध्रा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, 1931 में दूसरे वाइस चांसलर हुए और 1931 से 36 तक वो आंध्रा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहते हुए कई जगह लेक्चर देने जाते थे। फिर वो कलकत्ता 1936 में आते हैं और वहीं से उनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ईस्टर्न फिलॉसफी का प्रोफेसर नियुक्त किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ महीने वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और कुछ महीने वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और दुनिया के अन्य स्थानों भी पढ़ाने जाते थे। वो कीर्ति ऐसी फैली कि महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बड़े प्यार से स्थापित किया था, अब मालवीय जी रोगग्रस्त हो गए थे, अवस्था बढ़ चुकी थी। उनको ये चिंता सताने लगी कि बेचू की बात और किसको सौंपी जाए। 1939 में महामना मालवीय जी ने एक पत्र लिखा राधा कृष्णन जी को, जब कलकत्ता में पढ़ा रहे थे, कि आप आइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार ग्रहण करिए। उन्होंने मना कर दिया राधा कृष्णन जी ने, कहा कि नहीं, मुझे लेखन पाठन करना है, अंग्रेजी कई जगह पर लेक्चर देने जाना है। तब मालवीय जी अगस्त 1939 में रोगग्रस्त अवस्था में यहाँ से ट्रेन के द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा कलकत्ता गए और उन्होंने आग्रह किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपकी राह देख रही है। उनकी बात को फिर राधा कृष्णन जी मना नहीं कर पाए। 24 सितंबर 1939 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कार्यभार ग्रहण किया। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि एक टर्म नहीं, 3 टर्म काशी हिंदू विश्वविद्यालय को की सेवा किया। 1939 से 1942 तक, 1942 से 1945 तक और 1945 से 1948 तक बनारस यानी काशी उनको इतना भाया कि 3 टर्म यहाँ पर रहे। अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 24 सितंबर 1939 को ज्वाइन की थी, 24 सितंबर 1948 तक चलना चाहिए था। तब तक जनवरी 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक संदेश आता है, क्योंकि 1947 में भारत स्वतंत्र हो चुका था, कि आपको हम राजदूत बना के सोवियत रूस भेजना चाहते हैं। जनवरी 1948 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद छोड़ करके और सोवियत रूस राजदूत के रूप में गए, क्योंकि नेहरू जी ये जानते थे कि सोवियत रूस एक शक्तिशाली देश है। जब तक उसका प्रशय और प्राथमिकता और उसके हमें साथ नहीं मिलेगा, हम विकास नहीं कर सकते। लेकिन सोवियत रूस तवज्जो नहीं दे रहा था, प्राथमिकता नहीं दे रहा था, क्योंकि उस समय के जो तानाशाह थे, उनका नाम था मार्शल जोसेफ स्टालिन। वो कहते थे कि भारत जो है वो इंग्लैंड का तुम छल्ला है, पिछलग्गू है, इसलिए वो सहायता नहीं करने देना चाहते थे। लेकिन जब मॉस्को पहुंचते हैं राधा कृष्णन जी, तो वहां पर स्टालिन से वो मिलना चाहते हैं। आपको ये भी शायद जानकर आश्चर्य होगा कि जब वो पहुंचे मॉस्को, तो 6 महीने तक स्टालिन ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया। 6 महीने तक ये
अक्षर से आपको बता रहा हूँ, स्टालिन ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया राधा किशन को, लेकिन धैर्य इनका बना रहा और एक दिन ऐसा आया कि 3 मिनट के लिए स्टालिन ने इनको अपॉइंटमेंट दिया एज ए इंट्रोडक्शन। लेकिन जब ये पहुंचे स्टालिन के पास तो राधा किशन की जो वाणी थी बहुत ही मधुर थी। उन्होंने कहा, बॉस आपसे मिलना बड़ा दुष्कर है, बहुत कठिन है। तो मुस्कुराए वो और धीरे उनको बैठाया और उन्होंने इसके बाद भारतीय वेदांत, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय मीमांसा का जो चित्रण किया है, उन्होंने यही बताया कि हमारे देश में कलिंग में राजा अशोक हुए जो तमाम नरसंहार किया था, क्योंकि स्टालिन ने भी ऐसा किया था। और वो 3 मिनट का अपॉइंटमेंट 3 घंटे तक चलता रहा और उसके बाद स्टालिन और राधा कृष्णन जी मित्रवत संबंध हो गए। हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत और सोवियत रूस के संबंध का सेतु बनाने का कार्य डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने किया है, क्योंकि राधा कृष्णन जी स्टालिन से एकदम प्रगाढ़ संबंध हो गए थे। एक समय ऐसा आया, क्योंकि समय कम है, सबसे पूरा संक्षेप में ही बताना है कि हमारा देश प्रथम निर्वाचन की ओर अग्रसर हुआ 1952 में। नेहरू जी का संदेश राधा कृष्णन को मिलता है कि आप वापस आइए, यहाँ निर्वाचन में आपको भाग लेना है। राधा कृष्णन जी स्टालिन को संदेश भिजवाते हैं कि अब मुझे भारत वापस जाना है। स्टालिन जी रोगग्रस्त थे। उन्होंने अपने विदेश मंत्री विशिष्ट को कहा कि जाने से पहले राधा कृष्णन जी से कहिए कि मेरे से मिल ले। उनके जो पावलो, उनके जो असिस्टेंट थे वो आते हैं, बोले बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। राधा कृष्णन जी गए स्टालिन से मिलने के लिए। स्टालिन ने कहा कि आप मेरे ऐसे प्रगाढ़ संबंध वाले दोस्त हैं, आप जा रहे हैं, आपको तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ, ये वचन देता हूँ कि भारत के आर्थिक विकास में कोई भी योगदान होगा तो सोवियत रूस कभी पीछे नहीं रहेगा। और उन्होंने विश्नस्की को, जो विदेश मंत्री थे, उनको तत्काल बुलाया, पावलो को बुलाया, अपने सबॉर्डिनेट्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास में सोवियत रूस का पर्याप्त योगदान होना चाहिए। आप देखें कि सोवियत रूस के सहयोग से भारत में तमाम कल कारखाने स्थापित हुए। आज भारत अभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें, भिलाई स्टील प्लांट की बात करें, बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, सेलम में जो तमिलनाडु में स्टील प्लांट की बात करें, ये सब के पीछे सोवियत रूस का आज भी सहयोग है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो और चाहे तकनीकी दृष्टिकोण से हो। 1952 में भारत को वापस आते हैं और पंडित नेहरू जी ने उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी निर्विरोध उपराष्ट्रपति बनाए गए और प्रथम टर्म 1952 से लेकर के 1957 तक। और इसी बीच में 1954 में उनके अतुलनीय योगदान के कारण उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों से 1954 में उनको भारत रत्न मिला। 1956 में इन पर एक वज्रपात होता है, इनकी पत्नी शिवा कामू जी का निधन होता है, लेकिन फिर भी ये काम में लगे रहते हैं। 1957 में दोबारा उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं और उसके बाद ये कई जगह और विदेशों में जाते हैं, चाइना भी गए, बहुत जगह गए। लेकिन मैं आप मेन पर आता हूँ, 1962 में जब राजेंद्र प्रसाद जी ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनना अस्वीकार किया तो नेहरू जी ने इनसे कहा कि आप राष्ट्रपति पद पे आइए और इन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा। उस समय हरियाणा के चौधरी हरिराम जी इनके विरोध में आए, लेकिन राधा कृष्णन जी बहुत भारी मत से विजयी हुए और भारत के द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति के रूप में राधा कृष्णन जी नियुक्त हुए। और 1962 से लेकर 1967 तक इनका कार्यकाल, लेकिन इनका कार्यकाल बड़ा संघर्षमय रहा है। 1962 में भारत और चाइना में युद्ध होता है, ये भाग करके अमेरिका जाते हैं और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी से सहायता मांगते हैं कि भारत और चीन के बीच में हमें सैन्य शक्ति हमें दीजिए। उस समय कैनेडी साहब सहायता देते हैं और भारत और चाइना के बीच जो युद्ध हो रहा था उसको रुकवाते हैं। इसी में ये इतना बड़ा धक्का पहुंचा कि नेहरू जी को अटैक पड़ा और 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन हो गया। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, वो भी इनके कार्यकाल में। 1966 में ताशकंद में श्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ। इसी तरीके से इनका कार्यकाल 1967 में राष्ट्रपति के रूप में पूरा हुआ। दोबारा राष्ट्रपति बनाने की बात आई, इंदिरा जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने मना कर दिया। तब डॉक्टर जाकिर हुसैन तिवारी राष्ट्रपति बने। कहने का आशय यह है कि वो ये महामानव 1908 से लेकर के और 1948 तक 40 वर्षों तक शिक्षण के रूप में कार्य किए, महान शिक्षाविद।
1948 से लेकर 1952 तक प्रशासक के रूप में काम किए और 1962 से लेकर 1967 कह सकते हैं, 1967 से फिर ये चेन्नई आ गए और चेन्नई में फिर अपना ये लेखन पाठन कार्य करते रहे। एक दिन वो भी आया जब इनके चेतना शून्य हो गए। 17 अप्रैल 1975 को ये हमेशा के लिए हम लोगों से अलविदा हो गए। आज राधा कृष्ण जी का अतुल्य योगदान पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी आपको संक्षेप में बताया कि महान शिक्षाविद थे, महान प्रशासक थे और महान राजनेता यानी स्टेट्समैन थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। यहाँ एक घटना बता करके अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जब 13 मई 1962 को ये राष्ट्रपति बने तो जुलाई 1962 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और कुछ अध्यापक राष्ट्रपति भवन दिल्ली इनसे मिलने गए और उन्होंने कहा कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय आइए, हम आपका जन्म दिवस मनाएंगे। इन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि मैं तो मूलतः शिक्षक हूँ, शिक्षण कार्य ही मेरा सर्वोपरि है। अगर जन्म दिवस मनाना चाहते हो तो मेरा नहीं, शिक्षक दिवस के रूप में सभी शिक्षकों को मनाइए। इस अवसर पर हमारे भी जो शिक्षक हैं, जो हमें पढ़ाए हैं, जो पढ़ाए हैं, जो आज स्टेज पर हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और 5 सितंबर 1962 से 5 सितंबर को जो है वो शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। ऐसे महामानव कि हम आज वंदना करते हैं, आज ऐसे शलाका पुरुष का अभिनंदन करते हैं और अपनी ओर से और आप सभी की ओर से इनके प्रति प्रणामांजलि अर्पित करते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साधुवाद।